प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे नवीन लोक प्रशासन का विकास, विशेषताएं और संभावनाएं। आज का लेक्चर नवीन लोक प्रशासन के विकास के संदर्भ में होगा। इसी के साथ में इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी संभावनाएं क्या है और अंत में जाकर मैंने आलोचना के बारे में भी कुछ बातें नोट की हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नवीन लोक प्रशासन के ऊपर प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न निश्चित रूप में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने नवीन लोक प्रशासन का उद्भव मतलब उत्पत्ति और इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि और इसी के साथ में इसका जो तीसरा स्टेप हमने लिया था लक्ष्य, ये तीनों बातें पिछले लेक्चर में समझा दी गई। क्या कह रहा हूँ, नवीन लोक प्रशासन का उद्भव मतलब उत्पत्ति, इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि और नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया है और वीडियो अपलोड भी कर दी है, आप लिस्ट में देख सकते हैं। क्योंकि जब तक वो लेक्चर आप नहीं समझेंगे, इस लेक्चर को भी नहीं समझ पाएंगे। मैंने आपको कितनी बार कह दिया है, मुझे समझना है तो मैं सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में जो लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ उनको उसी अनुरूप समझिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप कोई भी एक ऐसी अवधारणा नहीं होगी जिसको नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम चर्चा किसकी करेंगे, नवीन लोक प्रशासन का विकास, विशेषताएं और संभावनाएं। अब ये तीनों बातें मैं आपको समझाऊं उससे पहले इसकी पृष्ठभूमि तैयार मैं करूं, और पृष्ठभूमि तैयार करूं उससे पहले मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जो विद्यार्थी गुरु दक्षिणा के रूप में हमें सपोर्ट करना चाहें वो हमारे YouTube चैनल पर थैंक्स का बटन दबाकर आप जो भी सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं। यस भाई, सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया लेकिन आज भी मैं मामूली तो केवल 2-3 मिनट में बात बताऊंगा। क्या कि आखिर नवीन लोक प्रशासन उद्भव में आया क्यों। भाई, जो लोक प्रशासन था मतलब परंपरागत लोक प्रशासन, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के समाज में 1960 और 70 के दशक में जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं सामने आई हुई थी, जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं सामने आई हुई थी, जैसे गृह युद्ध, आणविक शस्त्र का आतंक, वियतनाम में युद्ध जैसी समस्याएं सामने आई हुई थी। इन समस्याओं का समाधान लोक प्रशासन मतलब परंपरागत लोक प्रशासन नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति में कुछ नव युवक बुद्धिजीवियों ने नया विचार दिया, नया नारा लगाया, नया आंदोलन चलाया, जिसे ही नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। बाकी व्यापक रूप में देखना हो तो पिछला लेक्चर आप देखिएगा। एक बात। दूसरी बात, जो लोक प्रशासन था, देखो लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन अंतर मानेंगे इसमें। लोक प्रशासन में बोलूँगा तो इसका मतलब परंपरागत लोक प्रशासन, ठीक है, और नवीन का मतलब आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो वास्तव में जो परंपरागत लोक प्रशासन था मतलब नवीन लोक प्रशासन से पहले जो लोक प्रशासन था, उसका जो मूल तत्व था वो क्या था, या जिस बात पर वो बल देता था वो क्या था, कार्य कुशलता, मितव्ययिता और यथास्थिति। इन 3 बातों पर बल देता था। अब इन 3 तत्वों से वास्तविक रूप में 1960-70 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के समाज में जो आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां सामने आई हुई थी, उन चुनौतियों का सामना नहीं किया जा पा रहा था। ऐसी स्थिति में फिर नव युवक बुद्धिजीवियों के द्वारा नया नारा दिया गया, नए विचार दिए गए, नया आंदोलन चलाया गया। इसे ही नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई और नवीन लोक
प्रशासन का जो मूल तत्व, जो लक्ष्य, जो गंतव्य था, जिस बात के ऊपर नवीन लोक प्रशासन ने बल दिया था, वो था प्रासंगिकता, सामाजिक समता या समानता, सक्रियतावाद, सामाजिक परिवर्तन और मूल्य के ऊपर बल दिया था। मतलब मूल बात ये है कि नवीन लोक प्रशासन का कहना ये है कि आपके द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो भी शोध की जाए, अनुसंधान किया जाए, रिसर्च की जाए, वो सामाजिक आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में सार्थक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शोध तो कर रहे हैं लेकिन सामाजिक समस्याओं को दूर करने में उससे कोई भी सहायता नहीं मिल रही है, तो ऐसी शोध की कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए नवीन लोक प्रशासन का कहना यह है कि शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता होनी चाहिए। मतलब नवीन लोक प्रशासन का जो मूल बल है वह इस बात के ऊपर ही है कि शोध की सार्थकता होनी चाहिए। फिर से नोट करेंगे, नवीन लोक प्रशासन का जो मूल बल दिया गया है, किस बात पर दिया गया है? वह दिया गया शोध की प्रासंगिकता या सार्थकता, अर्थात शोध की सार्थकता या शोध का फायदा लाभ होना चाहिए। शोध से, अनुसंधान से, रिसर्च से वास्तविक रूप में समाज की जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर होनी चाहिए, उनके संदर्भ में सुझाव दिए जाने चाहिए। यदि उन समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में शोध नहीं की जा रही है तो ऐसी शोध की कोई सार्थकता नहीं है, ये नवीन लोक प्रशासन कहता है। अब इसका विकास, विशेषताएं और संभावनाएं समझेंगे हम। मैंने सबसे पहले डायग्राम बनाया, किस लिए बनाया? जिससे कि आप लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन में अंतर समझ सकें। ध्यान दें, नवीन लोक प्रशासन का मंतव्य या लक्ष्य या इसके मूल तत्व क्या है, किस बात के ऊपर जोर देता है? ये प्रासंगिकता, मतलब जो शोध की जाए उसकी सार्थकता होनी चाहिए, उससे फायदा होना चाहिए, समाज की समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में होनी चाहिए। इसी के साथ में सामाजिक समता पर बल देता है ये, इसी के साथ में सक्रियतावाद, सामाजिक परिवर्तन और मूल्यों के ऊपर बल देता है। मतलब ये केवल तथ्यों की ही बात नहीं करता है, बल्कि इसका कहना ये है कि समाज के जो सर्वोच्च मूल्य हैं उन मूल्यों की रक्षा के ऊपर बल दिया जाना चाहिए। जैसे न्याय और अन्याय है, समानता और असमानता है, तो नवीन लोक प्रशासन ये कहेगा कि भाई न्याय की रक्षा की जानी चाहिए, समानता की रक्षा की जानी चाहिए। जबकि इससे पहले जो लोक प्रशासन था वहाँ वास्तविक रूप में सभी मूल्यों को बराबर समझा जा रहा था, तो यहाँ इनका कहना है कि सभी मूल्य बराबर नहीं होते हैं, जो सर्वोच्च मूल्य होते हैं उनका साथ देना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। इसलिए शोध की सार्थकता होनी चाहिए। मतलब जो शोध की जाए वह समाज के लिए फायदेमंद होनी चाहिए, उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए, उसका फायदा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, उससे समाज की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं दूर होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो नवीन लोक प्रशासन के मंतव्य हो गए। जबकि लोक प्रशासन के मतलब जो परंपरागत लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन से पीछे जो लोक प्रशासन था, इससे पहले 1960 से पहले जो लोक प्रशासन था, उसके जो मूल तत्व थे वो क्या था, किस बात के ऊपर बल देता था? वो लोक प्रशासन, केवल लोक प्रशासन किस बात के ऊपर बल देता था? कार्य कुशलता, मितव्ययिता और यथास्थिति के ऊपर बल देता था। उसका कहना यह था कि वास्तविक रूप में कार्य कुशलता से हो जाना चाहिए, कम खर्चा होना चाहिए और इसी के साथ में यथास्थिति को बनाए रखो, और पद सोपान का जो क्रम है उसका कठोरता से पालन होना चाहिए। पद सोपान का मतलब जानते हैं, पदों का एक क्रम, जैसे मान लीजिएगा सबसे पहले डीजी है, फिर आईजी है और लास्ट में जाकर के हम देखते हैं हेड कांस्टेबल होता है। पद सोपान के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, यहाँ तो मैंने केवल संकेत दिया है। ठीक है, तो कहने का मेरा भावार्थ ये, लोक प्रशासन इन बातों के ऊपर बल देता था। किन बातों के ऊपर? कार्य कुशलता, मितव्ययिता, यथास्थिति। जबकि नवीन लोक प्रशासन प्रासंगिकता, सामाजिक समता, सक्रियतावाद, सामाजिक परिवर्तन और मूल्यों के ऊपर बल देता है। ये दोनों बातें आप नोट कीजिएगा डायग्राम बना करके। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप नवीन लोक प्रशासन को इतने अच्छे समझ जाएंगे कि किसी भी रूप में कैसा भी प्रश्न को सजाया आप गलत नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की, क्या नवीन लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे तो 1960 और 70 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के समाज के अंतर्गत जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं सामने खड़ी हुई थी, उन समस्याओं का समाधान लोक प्रशासन के माध्यम से नहीं हो पा रहा था। इसलिए कुछ नव युवक बुद्धिजीवियों ने नए विचार दिए, नया नारा लगाया, नए
नया आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रासंगिकता, सामाजिक समता, सक्रियतावाद, परिवर्तन और मूल्य, यही इनके विचार थे, यही इनका आंदोलन था, यही इनका नारा था। किनका? नवीन लोक प्रशासन का। तो 1968 के बाद नए विचारों का सूत्रपात हुआ। कब? विशेषकर 1968 के बाद नए विचारों का सूत्रपात हुआ, और इन नए विचारों को ही, नए नारे को ही, नया जो आंदोलन चला गया, इसको ही नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई। अब इसका विकास किस किस रूप में हुआ नवीन लोक प्रशासन का? तो नवीन लोक प्रशासन के लिए सबसे पहले हन्नी प्रतिवेदन, क्या? हन्नी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया 1967 के अंतर्गत। ये हन्नी जो थे, ये सिराक्यूज में प्रोफेसर थे। कहाँ? सिराक्यूज में प्रोफेसर थे। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। और जो ये हन्नी थे, विद्वान का नाम है ये स्वायत्त विषय के रूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया। मतलब जो ये हन्नी है प्रोफेसर, इनको लोक प्रशासन को एक स्वायत्त विषय के रूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, और इसके रूप में इन्होंने अपने सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? नंबर 1 तो ये कहा इन्होंने कि लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक होना चाहिए, मतलब तथ्यों के साथ साथ मूल्यों के ऊपर भी बल दिया जाना चाहिए। फिर इन्होंने कहा संपूर्ण शासकीय प्रक्रिया को शामिल किया जाए। मतलब हन्नी प्रतिवेदन के अंतर्गत प्रोफेसर हन्नी ने ये कहा कि संपूर्ण शासकीय प्रक्रिया को शामिल किया जाना चाहिए। किसमें? लोक प्रशासन में। अर्थात वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की प्रक्रिया को लोक प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। संपूर्ण शासकीय प्रक्रिया का मतलब सरकार के तीनों अंग। ठीक है। इसके बाद में अगला जो इन्होंने सुझाव दिया था वो दिया था राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। अर्थात वास्तविक रूप में जो लोक सेवक होते हैं, उन लोक सेवकों के लिए, प्रशासकों के लिए अलग से राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। इसके बाद में अगली जो इन्होंने सुझाव दिया था वो छात्रवृत्ति दी जाए। किनको छात्रवृत्ति दी जाए? कि जो अध्ययन करता है, जो लोक सेवाओं में ही आना चाहते हैं, उनको सरकार के द्वारा छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिए। और अगला है आर्थिक सहायता। अर्थात वास्तविक रूप में जो विद्यार्थी केवल लोक सेवक बनना चाहते हैं, उनको वास्तविक रूप में अलग से कुछ आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए। तो ये कुछ इन्होंने अपने जो सुझाव दिए थे वो किस में दिए थे? हन्नी प्रतिवेदन 1967 के अंतर्गत। सबसे पहले तो ये सुझाव दिए गए। ठीक है। अब जो ये सुझाव दिए गए तो इसके अंतर्गत मूल बात ये उभर कर सामने आ रही है कि किसी न किसी रूप में ये सामाजिक समता, सामाजिक परिवर्तन, प्रासंगिकता अर्थात मूल्य की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार 1967 के अंतर्गत। अब ध्यान देंगे यहाँ पर वास्तविक रूप में एक विद्वान है जेसी चार्ल्स वर्थ। फिर से बोल रहा हूँ, जेसी चार्ल्स वर्थ की अध्यक्षता में अर्थात राजनीति विज्ञान सामाजिक परिषद का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। अध्यक्षता में सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन भी कहते हैं। एग्जाम पूछ लिया जाता है फिलाडेल्फिया सम्मेलन। क्या? जेसी चार्ल्स वर्थ की अध्यक्षता में राजनीति विज्ञान एवं सामाजिक परिषद का एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता जेसी चार्ल्स वर्थ के द्वारा की गई, और इस सम्मेलन को फिलाडेल्फिया सम्मेलन भी कहा गया। इसमें किसमें? फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। इसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार की चर्चा पर बल दिया गया, इसके क्षेत्र को व्यापक करने पर बल दिया गया, और इसकी अध्ययन पद्धति पर भी चर्चा की गई। मतलब मूल यहाँ पर भी जो बल दिया गया इस बात के ऊपर दिया गया कि भाई केवल जो रूढ़िवादी सूत्र हैं अर्थात कार्यकुशलता, मितव्ययिता और यथास्थिति, इसी से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी परिवेश बदल गया है। तो ऐसे परिवेश बदलने के कारण लोक प्रशासन के अंतर्गत भी क्षेत्र में परिवर्तन, पद्धति में परिवर्तन आ जाना चाहिए या कर दिया जाना चाहिए। ये जेसी चार्ल्स वर्थ का कहना था। ठीक है। इसके बाद में फिर तीसरा जो सम्मेलन होता है मिन्नो ब्रुक सम्मेलन
1968 में, 1968 में होता है। अब इसका जो मूल बल था वो था मूल्य निरपेक्ष शोध के त्याग पर जोर, अर्थात वास्तविक रूप में मिन्नोब्रुक सम्मेलन के अंतर्गत जो मुख्य बल दिया गया वो प्रासंगिकता पर दिया गया। क्या? मूल्य निरपेक्ष शोध के त्याग पर जोर, अर्थात ये वैल्यू, मूल्य की बात आ रही है यहाँ। इनका कहना है कि समाज के अंतर्गत जो शोध की जाए, जो अनुसंधान किया जाए, जो रिसर्च की जाए, रिसर्च खोज अनुसंधान जो खोज की जाए, वो 1960-70 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के समाज में जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं आई हुई थी, जैसे गृह युद्ध जैसी स्थिति थी, वियतनाम का युद्ध था, ठीक है, इसी के साथ में आणविक अस्त्रों का आतंक था, और भी दुनिया भर की समस्याएं सामने आई हुई थी। तो इनका कहना था कि भाई जो अनुसंधान किया जाए वो अनुसंधान इन समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वास्तविक रूप में हमें समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है और केवल हम तो तथ्य इकट्ठे करने में लगे रहें, शोध करने में लगे रहें, और समाज में समस्याएं फैल रही हैं तो समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दें। मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। इसका मतलब तो ये होगा, जैसे मान लीजिएगा एक गार्डन है, गार्डन के अंतर्गत जो बागवान होता है वास्तविक रूप में वो क्या करेगा कि पूरा गार्डन लगा दिया, उसके बाद में पीछे से पेड़ों में पानी देना शुरू कर देता है, आधे जगह तक पहुंच जाता है और पीछे से उसमें आग लग जाती है और आगे वो पानी देता चला जाता है, तो पीछे की मेहनत तो बेकार गई, मतलब पीछे से तो आग लग रही है और आगे पानी दे रहा है, तो सबसे पहले क्या किया जाए, उस आग को बुझा जाए। तो जो ये वियतनाम का युद्ध था, आणविक शस्त्रों का जो आतंक था, गृह युद्ध था, तो ये एक प्रकार से अग्नि के रूप में काम कर रहा था, मतलब सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक प्रकार से अग्नि का कार्य कर रहा था। समाज में ये एक प्रकार से चुनौती बनी हुई थी। तो इनका कहना ये है कि सबसे पहले इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाए कि उस अग्नि को बुझाया जाए। उस अग्नि का मतलब गृह युद्ध को दूर किया जाए, आणविक शस्त्रों का जो आतंक है, वियतनाम का जो युद्ध है, इसको सबसे पहले रोका जाए, तो इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। जो शोध की जाए, जो अनुसंधान किया जाए, पहले इन समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में होनी चाहिए। इसलिए मूल्य निरपेक्ष शोध के त्याग पर जोर दिया है। मतलब इनका कहना है कि शोध जो हो वह मूल्य सापेक्ष होनी चाहिए, मूल्य निरपेक्ष नहीं, मूल्य सापेक्ष होनी चाहिए, मूल्य सापेक्ष होनी चाहिए। मतलब उसके अंतर्गत मूल्यों के ऊपर बल दिया जाना चाहिए, समाज के जो सर्वोच्च मूल्य हैं उनकी रक्षा के ऊपर बल दिया जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, न्याय और अन्याय में किसका साथ देना चाहिए, न्याय का साथ देना चाहिए। तो न्याय का साथ दिया जा रहा है, वो ही एक प्रकार से मूल्य सापेक्ष है। और न्याय और अन्याय में दोनों बराबर मान रहे हैं तो वो मूल्य निरपेक्ष कहलाएगा। ठीक है, तो मिन्नोब्रुक सम्मेलन मुख्यतः इस बात के ऊपर बल देता है कि मूल्य निरपेक्ष शोध के त्याग पर जोर देता है। ये मतलब इसका कहना यह है कि शोध की प्रासंगिकता होनी चाहिए। ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि मिन्नोब्रुक सम्मेलन के अंतर्गत शोध की प्रासंगिकता के ऊपर मुख्य रूप में जोर दिया गया। ऐसे भी नोट करें आप, क्या मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 के अंतर्गत शोध की प्रासंगिकता या सार्थकता के ऊपर मुख्य जोर दिया गया, बल दिया गया। ऐसे भी नोट कर सकते हैं। और विशेषकर इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है और विद्यार्थी गलती करते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ लास्ट में जाकर के जो बल दिया गया था वो इस बात पे दिया गया कि भाई जो शोध होगी वो शोध समाज की समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में होगी। ये इसका मुख्य निचोड़ है। तो इन तीनों को हमने देखा तो वास्तविक रूप में क्रमशः धीरे धीरे नवीन लोक प्रशासन का विकास हुआ और लास्ट में तीसरे स्तर पर आकर के नवीन लोक प्रशासन का जो मूल मंतव्य है, मूल लक्ष्य है, वो यही है, क्या है, प्रासंगिकता, जिसके ऊपर मिन्नोब्रुक सम्मेलन में जोर दिया गया। इसके बाद में आपसे एग्जाम पूछी जाती है कुछ रचनाएं इसके बारे में, नवीन लोक प्रशासन के बारे में। नवीन लोक प्रशासन के ऊपर कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं? दो हैं मुख्य। एक तो है मेरिनी नाम का विद्वान, इन्होंने लिखी है टूवार्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से बोल रहा हूँ, टूवार्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एग्जाम में पूछ ली जाती है, मेरिनी नाम के विद्वान की है ये। अगला है वाल्डो ने लिखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, आधा नए और से है टर्बुलेंस, ये वाल्डो ने लिखी है। इन दोनों में से एक एग्जाम पूछ ली जाती है, गलती नहीं होनी चाहिए। पहला पार्ट हो गया क्या, नवीन लोक प्रशासन का विकास। दूसरा पार्ट ले रहे हैं अब हम, नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं, अर्थात जो नवीन लोक प्रशासन इसकी क्या विशेषता है। तो विशेषता में कोई नई बात नहीं आएगी। अगर आपको नवीन लोक प्रशासन के मंतव्य, गंतव्य, लक्ष्य, तत्वों के बारे में पता है
तो विशेषताएं यहीं से निकलेंगी। नवीन लोक प्रशासन वास्तविक रूप में एक नया विचार था, एक नया नारा था, एक नया आंदोलन था। किस बारे में? 1960-70 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं सामने आई हुई थी, जैसे गृह युद्ध है, आणविक शस्त्रों का आतंक है, वियतनाम का युद्ध है, तो इनको दूर करने के लिए जो नए विचार दिए गए वो नए विचार ही नवीन लोक प्रशासन कहलाए। और इनका जो विचार था, नारा था, जो मंतव्य गंतव्य लक्ष्य था, वो क्या था? प्रासंगिकता, सामाजिक समता, समानता, सक्रियतावाद, सामाजिक परिवर्तन और मूल्य। ठीक है, मूल्य वैसे प्रासंगिकता में आ जाते हैं, नोट कीजिएगा। तो ये इसके मंतव्य गंतव्य लक्ष्य हो गए। इसके आधार पर इसकी विशेषताएं बनाएंगे। पहली विशेषता है प्रशासकीय संगठनों के मानदंड विकास करें या विकसित करें जिससे निर्णयों व कार्यों की प्रभावशीलता व प्रासंगिकता को बदलते संदर्भ में आंका जा सके। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब यहाँ जो पहली विशेषता है, इसके जो मूल अर्थ निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि प्रशासनिक संगठनों के मानदंड विकसित करें। मैंने लिखा विकास करें, आप लिख लेंगे विकसित करें। प्रशासनिक संगठनों के मानदंड, प्रशासनिक क्षेत्र में जो भी संगठन होते हैं, चाहे वह पुलिस संगठन हो, शिक्षा के संदर्भ में संगठन हो, चिकित्सा के संदर्भ में संगठन हो, बिना संगठन काम चलेगा ही नहीं। संगठनों के सिद्धांत में आगे आपको समझाऊंगा और भी समझ में आ जाएंगे फिर ये बातें। प्रशासनिक संगठनों के मानदंड विकसित करें जिससे निर्णयों व कार्यों की, भाई जो निर्णय लिए जाएंगे, निर्णयों व कार्यों की प्रभावशीलता व प्रासंगिकता को बदलते संदर्भ में आंका जा सके। अर्थात वास्तविक रूप में आज सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी परिवेश बदल रहा है। तो जब ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी परिवेश बदल रहा है तो इस बदलते हुए परिवेश के अनुरूप ही प्रशासनिक संगठनों के मानदंड विकसित किए जाने चाहिए। यही नवीन लोक प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण और पहली विशेषता है। मूल बात एक ही है कि नवीन लोक प्रशासन एक ही बात के ऊपर बल दे रहा है कि शोध की सार्थकता होनी चाहिए, समाज के सर्वोच्च मूल्यों का साथ दिया जाना चाहिए, समाज में जो सबसे पहले समस्याएं, चुनौतियां सामने हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा है प्रशासन में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी होनी चाहिए। नवीन लोक प्रशासन का कहना है कि प्रशासन के अंतर्गत अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी होनी चाहिए। अर्थात वास्तविक रूप में जो नौकरशाही का आधार होता है वह आधार व्यापक होना चाहिए। समाज के सभी वर्गों में से लोक सेवकों में भर्ती की जानी चाहिए। मतलब जो लोक सेवा होती है, इस लोक सेवा के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों में से सदस्यों को भर्ती किया जाना चाहिए। तो प्रशासन में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा होगा, तीसरा है संगठनात्मक संरचना के प्रति एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। संगठनात्मक संरचना के प्रति एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो वैकल्पिक संरचनाओं का चयन होता है, जैसे छोटे विकेंद्रीकृत और लचीले पद सोपान का क्रम हो, मतलब विशेषकर यहाँ जो संगठन होते हैं उन संगठनों के अंतर्गत जो संगठनात्मक संरचना होती है, संगठन की जो संरचना होती है उस संरचना के प्रति एक जो दृष्टिकोण गतिशील होना चाहिए। समय के हिसाब से संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए। अर्थात वैकल्पिक संरचनाओं का चयन करें, मतलब जहां जैसी संरचना की आवश्यकता हो उसके अनुरूप संरचना को अपना लिया जाना चाहिए। बंधे बंधाए ढर्रे से बंधे बंधाए नियम पर नहीं चलना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा है, जैसे छोटे विकेंद्रीकृत संगठनों की स्थापना की जाए जिसमें शक्ति विकेंद्रित तो केंद्रित नहीं हो, और लचीलेपन या लचीले पद सोपान का क्रम हो। मतलब जो पदों का सोपान होता है, पदों का जो क्रम होता है, जैसे डीजी, आईजी, ठीक है, इसके बाद में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल लास्ट में जा कर के होता है। सभी का नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, तो एक प्रकार से राजस्थान पुलिस संगठन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि लचीले पद सोपान का क्रम होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई कार्य होगा तो बिल्कुल पदों का जो क्रम है उसके अनुरूप होना चाहिए, नहीं, परिस्थिति के अनुरूप वहाँ पर निर्णय ले लिया जाना चाहिए। ये नवीन लोक प्रशासन का कहना है। क्यों? क्योंकि कठोर पद सोपान के अनुरूप कार्य किया जाएगा तो फिर निर्णय लेने में विलंब होगा, और ये इस विलंब को दूर करने पर बल देते हैं। चौथा है अनगिनत कार्यों, मतलब अधिक कार्यों। आज राज्य का जो स्वरूप है
वो डंडे वाला राज्य नहीं है, पुलिस राज्य नहीं है। पुलिस राज्य के कार्य तो कम होते, पुलिस राज्य में तो क्या व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा से संबंधित कार्य किए जाते हैं। लेकिन आज राज्य का स्वरूप बदल गया है, पूरी दुनिया में ये बदल गया है, कुछ से अपवादों को छोड़ करके। आज का राज्य कैसा राज्य हो गया है? लोक कल्याणकारी राज्य। अब लोक कल्याणकारी राज्य हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? निर्णय ज़्यादा लिए जाएंगे, कार्यभार बढ़ेगा। कार्यभार बढ़ेगा तो फिर मुझे बताइएगा, लोक प्रशासन पर कार्यभार बढ़ेगा या नहीं? कार्यभार बढ़ेगा, प्रशासन को ज़्यादा कार्य करने पड़ेंगे। इसलिए अनगिनत कार्यों को संपन्न करने के लिए आधुनिक प्रबंधात्मक क्रियाविधियाँ व तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए। अर्थात वास्तविक रूप में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए आधुनिक प्रबंधात्मक क्रियाविधियों व तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए। ये जो बिंदु है अपने आप में स्पष्ट है, ज़्यादा समझाने की कतई आवश्यकता नहीं है। 2 पार्ट हो गए। क्या क्या हो गया? इसका विकास, विशेषताएं। तीसरा, संभावनाएं। नवीन लोक प्रशासन की क्या संभावनाएं हैं? ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको वैसे कहा था कि वास्तविक रूप में ये 1970 के बाद में धीरे धीरे नवीन लोक प्रशासन एक जो नया आंदोलन था, नया विचार था, ये फीका पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया। 60-70 के दशक में अपने परवान पर था, उच्च स्तर पर था, लेकिन धीरे धीरे ये फीका पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, आँखों से ओझल होता चला गया। कौन? नवीन लोक प्रशासन। लेकिन फिर भी इसकी क्या संभावनाएं हैं? नवीन लोक प्रशासन की संभावनाएं, लोक प्रशासन की विषय वस्तु को व्यापक बना दिया है। सबसे पहली बात तो इसका ये फायदा हुआ है कि लोक प्रशासन की विषय वस्तु किसने व्यापक बना दिया है। लोक प्रशासन के अंतर्गत वास्तविक रूप में केवल कार्यकुशलता मितव्ययिता यथास्थिति पर बल दिया जा रहा था, जबकि नवीन लोक प्रशासन ने उसमें प्रासंगिकता, सामाजिक समता, सक्रियतावाद, सामाजिक परिवर्तन को भी जोड़ दिया। इसका मतलब विषय वस्तु किसने व्यापक बना दिया। एक तो ये इसका फायदा हुआ। अगला है, यह लोक प्रशासन को नौकरशाही के जाल से निकालकर प्रबंधवाद की ओर उन्मुख करना चाहता है। अब ये बहुत बड़ी संभावना है, ये इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्या? कि ये लोक प्रशासन किसको कह रहे हैं हम? नवीन लोक प्रशासन से पहले, 1960 से पहले जो लोक प्रशासन है उसकी तरफ संकेत किया जा रहा है, जिसको आप परंपरागत लोक प्रशासन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये लोक प्रशासन को नौकरशाही के जाल से निकालकर, यह का मतलब नवीन लोक प्रशासन, यह मतलब नवीन लोक प्रशासन लोक प्रशासन को नौकरशाही के जाल से निकालकर प्रबंधवाद की ओर उन्मुख करना चाहता है। ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि नवीन लोक प्रशासन को किसकी तरफ उन्मुख करना चाहता है? विकल्प दे दिया जाएगा, आपका आंसर होगा प्रबंधवाद की ओर। अगला है, पद सोपान की कड़ाई से मुक्त, मतलब नवीन लोक प्रशासन परंपरागत लोक प्रशासन को लोक प्रशासन को पद सोपान की कड़ाई से मुक्त करना चाहता है। पद सोपान, पदों का जो क्रम होता है, जैसे डीजी, आईजी, हेड कांस्टेबल कि कोई भी कार्य होगा, सबसे पहले जैसे मान लीजिएगा कांस्टेबल के पास में जाएगा, पुलिस संगठन का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, कांस्टेबल के पास, फिर हेड कांस्टेबल के पास, उसके बाद में डीआईजी, डीजी के पास में जाएगा। ठीक है, आईजी, डीआईजी के पास में जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि वास्तविक रूप में ये पदों का जो सोपान है ना, पद सोपान का कड़ाई जिससे जो पालन होता है, इससे ये मुक्त करना चाहता है और साहसिक सरकार की स्थापना करना चाहता है नवीन लोक प्रशासन, कि पद सोपान का कड़ाई से पालन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा डीजी है, आईजी है, डीआईजी है, नीचे जाते हैं हेड कांस्टेबल है, तो ये तो क्रमबद्ध रूप में कार्य होगा, तो इसमें कार्य में विलंब भी होगा। तो इसलिए ये पद सोपान की जो कड़ाई है, उस कड़ाई से उसको मुक्त करना चाहता है और एक साहसिक सरकार की स्थापना करना चाहता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये साहसिक सरकार की स्थापना करना चाहता है कि अपने स्तर पर निर्णय ले लिया जाना चाहिए, पद सोपान का कड़ाई से पालन नहीं करना चाहिए। फिर आगे मैंने लिखा है यहाँ, साहसिक सरकार की अवधारणा को साकार करना चाहता है। ठीक है, साहसिक सरकार की अवधारणा को साकार करना चाहता है कौन? नवीन लोक प्रशासन। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, साहसिक सरकार की अवधारणा को निम्न में से कौन साकार करना चाहता है? तो नवीन लोक प्रशासन। ध्यान रखेंगे, पद सोपान का कड़ाई से पालन निम्न में से कौन करवाता है? लोक प्रशासन। पद सोपान की कड़ाई से मुक्तता की बात कौन करता है? नवीन लोक प्रशासन। तो कितने प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पर। अगला है,
तीसरे विश्व के लिए प्रासंगिक। नवीन लोक प्रशासन वास्तविक रूप में तीसरे विश्व के लिए प्रासंगिक है, सार्थक है। इसका फायदा है, क्यों है? क्योंकि तीसरी दुनिया के देशों के सामने वास्तविक रूप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं ज़्यादा हैं। इसलिए यहाँ पर जो शोध की जाए वह इन समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में ही होनी चाहिए। इसलिए नवीन लोक प्रशासन तीसरी दुनिया के लिए, तीसरे विश्व के लिए ज़्यादा प्रासंगिक, फायदेमंदक, सार्थक है। क्लियर? चौथा पार्ट लिया है, कुछ इसकी आलोचना भी करते हैं कि भाई नवीन लोक प्रशासन में कुछ कमियां भी हैं। वो तो सीधी सी बात है, कोई भी अवधारणा हो, कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी विचारक विशेष हो, तो डेफिनेटली सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं होता है। सब में कोई ना कोई कमी तो होती ही होती है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। एक शिक्षक हूँ तो मैं भी अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी जो है किसी न किसी क्षेत्र में फीका पड़ जाता हूँगा, कमज़ोर पड़ जाता हूँगा। सबके ऊपर ये लागू होता है। आलोचना क्या? इनकी रुचि वर्तमान समाज को बदल डालने की, न कि एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में। अर्थात बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करेंगे, मतलब नवीन लोक प्रशासन की इनकी रुचि, मतलब नवीन लोक प्रशासन की रुचि वर्तमान समाज को बदल डालने की थी, बदल डालने की थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आलोचक कह रहे हैं कि इनकी रुचि, किनकी रुचि? नवीन लोक प्रशासन के जो ये विद्वान है वाल्डो मेरिनी, इनकी रुचि वर्तमान समाज को बदल डालने की थी, न कि एक नवीन सामाजिक व्यवस्था, न्यू सोशल सिस्टम, न कि एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में। मतलब इनकी रुचि एक न्यू सोशल सिस्टम की स्थापना में नहीं थी, बल्कि वास्तविक रूप में वर्तमान समाज को बदल डालने में थी। बाकी नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में इनकी रुचि नहीं थी, आलोचकों का कहना है। ठीक है। इसके बाद में नए विचार देने वाले अधकचरे नौजवान थे। आलोचकों का कहना है, दूसरी आलोचना कर सकते हैं आप, कि वास्तविक रूप में जो नए विचार दिए गए, जैसे प्रासंगिकता, सामाजिक समानता, सक्रियतावाद, परिवर्तन, ठीक है, जबकि लोक प्रशासन जो था 1960 से पहले, उसके तत्व क्या थे? कार्यकुशलता, मितव्ययिता, यथास्थिति, ये तीन मुख्य थे। अब वास्तविक रूप में आलोचकों का कहना है कि जो नए विचार देने वाले लोग थे, जिन्होंने प्रासंगिकता, सामाजिक समानता, सामाजिक परिवर्तन की बात की है, नए विचार देने वाले अधकचरे नौजवान थे। मतलब वास्तविक रूप में ये एक प्रकार से इतने ज़्यादा बुद्धिमान नहीं थे जिनको कि हम बुद्धिजीवी ही कह सकें। ये तो एक प्रकार से अधकचरे नौजवान थे, नवयुवक थे, और इन नवयुवकों के द्वारा ये विचार दिए गए, ये नारा लगाया गया, ये आंदोलन दिया गया, तो इसलिए इनकी बात में पूर्ण रूप में सत्यता नहीं थी। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई। तो आप इन दो बिंदु के आधार पर इसकी कमियां निकाल सकते हैं। ये हो गया नवीन लोक प्रशासन का विकास, विशेषताएं, संभावनाएं और आलोचना। 4 पार्ट हो गए। इन चारों पार्टों को आप तरीके से नोट कीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, नवीन लोक प्रशासन के ऊपर किसी भी रूप में आपसे एग्जाम प्रश्न पूछा जाए, गलती नहीं हो सकती। मैंने नवीन लोक प्रशासन के ऊपर 2 लेक्चर अपलोड कर दिए। एक इससे पहले किस नाम से, नवीन लोक प्रशासन का उद्भव, उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि और उसके उद्देश्य, ठीक है, एक लेक्चर तो ये बना दिया मैंने, अपलोड भी कर दिया। और दूसरा जो लेक्चर तैयार किया नवीन लोक प्रशासन पर, इसमें इसका विकास, विशेषताएं, संभावनाएं और आलोचनाएं, 4 बातें इसमें ली हैं। नवीन लोक प्रशासन से संबंधित समग्र बातें, संपूर्ण बातें मैंने आपको समझा दी हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।